नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में जैसा कि हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इसके 2 लेक्चर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आज हमारे चैप्टर का यहाँ पे एंड हो जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर चल रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, क्या है लेक्चर नंबर 3 में? सेक्सुअल एसेक्सुअल पूरा कर चुके हैं, सेक्सुअल आज कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आज पढ़ेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ठीक है, मेल सेक्सुअल और फीमेल सेक्सुअल, मेल और फीमेल से आते हैं रिस्पेक्टिवली। मेल सेक्सुअल को स्पर्म कहते हैं, फीमेल सेक्सुअल को ओवम कहते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उससे जायगोट बनता है। जायगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो डेवलप होके फीटस बनाता है, उससे एक बेबी का बॉर्न होता है। ठीक है, चलिए अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कब आए? प्यूबर्टी हिट करने पे आते हैं। अब व्हाट इज प्यूबर्टी, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज प्यूबर्टी। ठीक है, चलिए प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी देखिए, जब भी मेल या जो बॉय है एट द एज ऑफ देयर टीन 13 14 15 16, इस एज में जब उनकी बॉडी सेक्सुअल मैच्योरिटी को ऑब्टेन करती है, उनके जो गोनाड्स हैं, मतलब जो मेल गोनाड्स हैं, टेस्टिस, वो स्पर्म बनाना चालू कर दें, मतलब सेक्सल्स डेवलप हो जाए, सेक्सल्स बनना चालू हो जाए। और जो फीमेल गोनाड्स है, ओवरीज, वो ओवम बनाना चालू करते हैं। मतलब फीमेल जो गोनाड्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाए और वहां से ओवम बनना चालू हो जाए। ठीक है, तो ये एज जो कहलाती है ये प्यूबर्टी कहलाती है। मेल बॉयज के अंदर ये 13 14 की एज में होता है, गर्ल्स के अंदर 10 की एज से या 11 12 की एज से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही दिया हुआ है कि जो मेल गोनाड्स है वो टेस्टिस जो रहता है वो स्पर्म बनाना चालू करते हैं, और जो फीमेल गोनाड्स है वो ओवरीज में से ओवम बनाना चालू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनमें से टेस्टोस्टेरोन नाम का एक मेल सेक्शन निकलता है, जिसको हम गैमेट या इसी को हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा ये सब, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देखिए, द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट वेरियस ऑर्गन, उनके पास कुछ ऑर्गन्स होता है। टेस्टिस, ठीक है, 2 टेस्टिस होती हैं। स्क्रोटम, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस रहता है। एपिडाइडिमिस, ठीक है, अब ये पढ़ेंगे ये क्या होता है एपिडाइडिमिस। वेस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पीनस। ये हमारे पास 6-7 चीजें हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है। मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये टेस्टिस है, मैं थोड़ा ब्लैक कलर कर देता हूँ इसको तो जो दिख जाए अच्छे से। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ना ऐसा बना हुआ, इसको बोलते हैं एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस के बाद जो ये डक्ट जा रहा है इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस के बाद ये जो आगे की ओर बढ़ता है और ये जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। इसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है बीच वाला, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये जो ये पार्ट है यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के थ्रू जो स्पर्म है वो नीचे रिलीज हो जाएगा ड्यूरिंग द मतलब टाइम ऑफ इजैकुलेशन। ठीक है, अब इस ये तो समझ में आ गया होगा, फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप। ये जो पार्ट है इसको टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं, टेस्टिस से वो एपिडाइडिमिस में जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके, एक मिनट कलर दूसरा कर देता हूँ मैं। ये स्पर्म बनाता है यहाँ पे एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस के थ्रू ये जाएगा वैस डिफरेंस में, वैस डिफरेंस के थ्रू जाएगा सेमिनल वेसिकल में, ये सेमिनल वेसिकल है। उसके बाद आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इनके काम होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस याद हो गया सबसे पहले। चलिए आगे देखते हैं। जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में रहता है। स्क्रोटम क्या है? एक मस्कुलर पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। 2 टेस्टिस होते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना, उससे 3-4 डिग्री कम ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, वैसे कितना होगा? 34 या 33 पे ही स्पर्म बनता है। मतलब स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी वहां पे हेयर फॉलिकल्स होता है। ठीक है, कि वो टेम्परेचर को लोअर डाउन करे, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए जो स्पर्म है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं, मेल बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक है, स्क्रोटम में। बीइंग आउटसाइड यही लिखा हुआ है 2-3 टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं, मतलब इस टेम्परेचर में परफेक्टली स्पर्म बन जाता है। देखिए, टेस्टिस, टेस्टिस जो स्पर्म बनाते हैं वो स्पर्म को 2 मिनट के लिए एपिडाइडिमिस में दे देते हैं। अब ये दूसरा वाला डायग्राम है इसका, देखिए ये टेस्टिस है, लेकिन मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ठीक है।
टेस्टिस में स्पर्म बनता है, वो स्पर्म कहाँ जाता है, एपिडाइडिमिस में जाता है, एपिडाइडिमिस ही वाला पार्ट। एपिडाइडिमिस से जो स्पर्म है वो सीधा वेज डिफरेंस से होता हुआ, ये वेज डिफरेंस का डक्ट है, ठीक है, वेज डिफरेंस से होता हुआ सेमिनल वेसिकल में जाता है, ठीक है, ये दोनों साइड सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, इसमें जाएगा सेमिनल वेसिकल से जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है बीच वाला, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू सीधा यूरेथ्रा में रिलीज हो जाएगा। देखो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है और ये भी यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है, तो यूरिन और स्पर्म निकलने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, पीनस के नीचे यूरेथ्रा, पीनस में एक पाइप होता है, एक डक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यूरिन और स्पर्म दोनों उसी से निकलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जो स्पर्म है वो लिक्विड फॉर्म में, अब लिक्विड कैसे बना वो समझ लीजिए। यहाँ से जो स्पर्म है वो लिक्विड नहीं रहता, यहाँ से जब स्पर्म जाता है ये लिक्विड नहीं रहता, ये जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अपना अपना लिक्विड न्यूट्रिशन देने के लिए, मतलब जो स्पर्म है, स्पर्म सेल है, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए अपना अपना लिक्विड दे देते हैं, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ लिक्विड आता है, कुछ सेमिनल वेसिकल से लिक्विड आता है, ये दोनों लिक्विड जाके उसमें मिल जाते हैं और इसको ये कहलाता है सीमन। मतलब जो स्पर्म है, स्पर्म के जो सेल है उसके अंदर एक लिक्विड डाल दिया, वो उसको थिक बना देता है, बहुत गाढ़ा लिक्विड बना देता है और उसको हम स्पर्म को हम सीमन कहने लग जाते हैं। तो वो टोटल जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जितने फ्लूइड मिलते हैं उसके बाद उसका नाम सीमन हो जाता है, यहाँ कहीं लिखा हुआ देख लीजिएगा। तो टेस्टिस के बाद एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस के बाद वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे फ्लूइड ऐड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी फ्लूइड ऐड होता है क्योंकि उसको एक थिक लिक्विड बना देता है, ठीक है, थिक लिक्विड बनाता है, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको हम सीमन कहते हैं और वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड, मतलब स्पर्म तो सेल है उसके साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू ही जो यूरिन और जो स्पर्म है वो दोनों निकलेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। यूरेथ्रा कैरी द स्पर्म ऑर्गन इज कॉल्ड पीनस, पीनस के थ्रू हम यूरेथ्रा के थ्रू, मतलब पीनस के अंदर यूरेथ्रा होता है, उसके थ्रू हम जो स्पर्म है उसको रिलीज कर देते हैं इनटू द वेजाइना ऑफ अ वुमन, वुमन के वेजाइना में रिलीज कर देते हैं। द पीनस पासेस थ्रू द स्पर्म द मैन into the vagina body during the meeting and the purpose of the reproduction, reproduction के पर्पस के लिए मीटिंग के दौरान, ठीक है, वहां पे स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है इनटू द वेजाइना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, ओविडक्ट, यूरेटस और वेजाइना है, मतलब ये वेजाइना ये सबसे नीचे वाला पार्ट, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ये सर्विक है जो एक नैरो पार्ट है बीच में, ठीक है, ये यूटेरस है, ये बीच वाला पार्ट जहाँ पे सारे के सारे जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं, देखो जो ओवरी है ना वो फॉलिकल से बना है, ओवरी किससे बना है, फॉलिकल से। फॉलिकल जब मैच्योर होता है ना तो ओवम ओवम बनाने लग जाता है और वो ओवम ओविडक्ट के थ्रू या फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ पर यूरेटर वाले पार्ट में आता है और वहां पे यूरेटर की जो लाइनिंग है उसको थिक कर देता है। यूरेटर की जो लाइनिंग है ना वो कुछ देर में ऐसी मिलेगी, रेड कलर की मिलती है, वैसे मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ऐसे करके मिलेगी, ऐसे ग्रीन कलर के सॉलिड सॉलिड ऐसा बना देगा बहुत ऐसा, ठीक है। चलो तो या द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंस द ह्यूमन फीम इज कॉल्ड वुमन, इनको वुमन कहा जाता है, ठीक है। चलिए सो देखिए ये जो स्पर्म है, जो अभी यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ था कि जो वेजाइना है उसमें अगर स्पर्म को रिलीज कर रहे हैं तो देखिए जो एग है वो ओवरी बनाती है, एग कौन बनाता है, ओवरी, ठीक है, और ये ओविडक्ट है, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अपने पास स्पर्म यहाँ से बन रहा है और जो सॉरी यहाँ से एग बन रहा है और जो स्पर्म है वो यहाँ से एंटर कर रहा है थ्रू द वेजाइना, और सर्विक का ये पार्ट, ये जो एरिया है बहुत छोटा है, तो स्पर्म है यहाँ से जाके सीधा अटैक कर देता है इस पे, एग पे अटैक कर देता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए एक ही स्पर्म काफी होता है ओविडक्ट को में जाके ओवरी को फर्टाइल करने के लिए, ठीक है। जो ज्यादा बचे हुए एग्स हैं वो एग्स यहाँ पे लेयर वाइज लग जाते हैं, ठीक है, ये इस लेयर को थिक कर दीजिए, देखिए ये लेयर, अच्छा यहाँ पे थिक तो है, ये लेयर देखिए यहाँ पे कैसे थिक है, तो ये थिक लेयर जो यूटेरस की है वो ओवम की वजह से है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉलिकल्स जो होते हैं वो मैच्योर होकर ओवम बनना स्टार्ट कर देते हैं, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, मतलब ओवम का बनना है इसको ओव्यूलेशन, ठीक है, ये आगे सब आएगा। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है, इन ह्यूमन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के हैं, ये पढ़ लिया हमने। द स्पर्म इज मेड बाय द टेस्टिस इन द मैन, मैन में बनता है, एंड वेजाइना में, वेजाइना में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू द पेनिस, है ना, कॉपुलेशन के दौरान, मीटिंग के दौरान कॉपुलेशन होता है उसके दौरान उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं, बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं वेजाइना में एट अ टाइम। जो स्पर्म होते हैं वो हाईली रिएक्टिव और मोबाइल होते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, स्पर्म मूव इन द सर्विक्स एंड द यूटेरस,
में चले जाते हैं। फ्रॉम द यूटेरस स्पर्म पासेस इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट में चले जाते हैं, ठीक है। ओविडक्ट में जाके ओवम के साथ फ्यूज होते हैं। वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन ओवम रिलीज बाय द ओवरी, और वो किससे रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद द ओवम, ओनली एक ही स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है और वहां से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जायगोट बनाता है। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। कहां पे टेक प्लेस करता है बेटा, ओविडक्ट में टेक प्लेस करता है, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, देखिए, जो जायगोट है, जायगोट जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। जायगोट जब डेवलप होगा, जायगोट ना एक मतलब फुल स्टॉप के बराबर सा सेल होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, सेल डिवीजन से, सेल डिवीजन से डेवलप होगा। डेवलप होकर छोटा सा आकार ले लेगा 8th और 7th वीक में, ठीक है। तो उसको हम कहने लगते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब और डेवलप होता है तो उसको हम फीटस कहने लगते हैं, क्योंकि उसमें उस टाइम पे जो भी बेबी बॉर्न होने वाला है उसके हाथ पांव थोड़ा सा नेक ये सब दिखने लगता है, फेसेस दिखने लगता है। चलिए, when the ovum fertilize in the oviduct then the zygote is formed, वहां पे zygote बन जाता है। जो zygote है वो rapidly divide होता है माइटोसिस डिवीजन से, है ना। slowly down in the oviduct form the hollow ball 100 of the cell. This hollow ball of the cell now called the embryo, इसको हम embryo कहते हैं। sink into the soft and thick lining in the uterus and get embedded, और वहीं पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। जो मतलब हमारे पास एम्ब्रियो है वहीं पर जो फीटस है वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद वहीं पे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एम्बेडिंग एम्ब्रियो थिकनिंग लाइनिंग इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जो चिपकना होता है ना उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसको हम कहते हैं यूटेरस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूटेरस कहते हैं। और यहाँ पर जो यूटेरस और ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, इसके बीच में जो जगह होती है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम प्लेसेंटा, ठीक है। अब क्या है, एक डिस्क लाइक टिश्यू है जो डेवलप हो जाता है बिटवीन द यूटेरस वॉल एंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो, ये जो बच्चा भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना, इसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो और ये जो वॉल यूटेरस, इसके बीच में एक लेयर आ जाती है, इस लेयर को हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है, जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जो भी वेस्टेज है बॉडी का निकालना है, बच्चे से और जो माँ के बीच में जो भी ट्रांसफर होना है ना, वो प्लेसेंटा के थ्रू होना है। किसके थ्रू होना है, प्लेसेंटा के थ्रू होना है। तो जो प्लेसेंटा है ना, ये सारा एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू ऐसे ये ट्रांसफर करते जाता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारा का सारा उसी के थ्रू होता है। तो प्लेसेंटा एक मतलब मीडिएटर की तरह है जो कि एक्सचेंज करता है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, जायगोट, एम्ब्रियो और फीटस में क्या अंतर है। देखो, जायगोट तो एक मतलब फुल स्टॉप के बराबर का एक सेल होता है जिसमें दो चीजें मिल जाती है, स्पर्म और ओवम आके मिल जाता है, उसमें कोई भी बॉडी ऑर्गन नहीं होता है। लेकिन जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में धीरे धीरे जो सेल डिवीजन होता है मायोटिसिस, उसके कारण जो थोड़े बहुत जो हाथ पांव है, हाथ पांव तो नहीं कहूंगा मैं, बट स्टिल थोड़े से सेल डेवलप हो जाते हैं, फीटस से बढ़ जाता है, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है। फिर जो एम्ब्रियो से जायगोट से बढ़ के एम्ब्रियो बन जाता है। और जो फीटस है, व्हाट इज फीटस, फीटस जब 8 महीने के बाद का जो टाइम होता है ना, वो देखिए 8 महीने के पहले वाला जो जायगोट तो वो सेल है, फिर 8 महीने तक, 8 महीने कह रहा हूँ, 8 वीक तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और 8 वीक के बाद जो टाइम होता है उसको फीटस कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे है, तो इसके ऊपर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये जायगोट है, देखिए बहुत छोटा सा सेल है, कुछ भी नहीं है, उससे फुल स्टॉप बराबर सेल है। ये देखिए थोड़ा सा डेवलप हो गया, जब वही ऑर्गेनिज्म जायगोट थोड़ा सा डेवलप होगा उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। टिल 8 वीक, टिल 8 वीक, और जब 8 वीक के बाद, आफ्टर 8 वीक, वो फीटस कहलाता है। आफ्टर 8 वीक वो क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है। चलिए, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, देखिए एक बात समझिए, अगर स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए स्पर्म आया ही नहीं, कॉपुलेशन हुआ ही नहीं, मीटिंग हुई ही नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई, तो स्पर्म आएगा नहीं। जब स्पर्म नहीं आएगा तो जो हमारे पास जो ये लाइनिंग है ना, ये जो है लाइनिंग बन गई थी, देखिए एक सेकेंड, जो यहाँ ये सॉफ्ट लाइनिंग बन गई थी ना यूटेरस में, यहाँ पे जो सॉफ्ट लाइनिंग बन गई थी, अब इसका क्या होगा, ये ओवम का क्या होगा, जो ओवम ऐसा रिलीज हुए जा रहे हैं बार बार, तो ये सब देखा जाएगा कि इसका क्या होना है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है वही टॉपिक, सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल्स, फीमेल के अंदर सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, ठीक है। तो ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। ओवम रिलीज होगा तो ओव्यूलेशन। ये जो ओवम है ये थिक लाइनिंग बनाते जाता है, मतलब जो यूटेरस है, यूटेरस की वॉल पे आके जमता जाता है, ठीक है। अब ये जो यूटेरस है, ये यूटेरस एक समय पे आके ब्रोक डाउन हो जाता है, ठीक है, सीधे पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर ब्लीड के फॉर्म में गिर जाता है, ठीक है। उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं।
ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ द रिमूवल ऑफ द इनर थिक लाइनिंग ऑफ द सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with the blood vessel form vaginal bleed is called menstrual flow और menstruation। ठीक है, जो भी ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम निकल रहा है, व्हाट इज ओव्यूलेशन, जब ओवम निकलता है उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। कहाँ से? ओवरी से निकलता है, और वो यहाँ आके जम रहा है, देखो ये आके जम गया, ये आके जम गया, यहाँ पे आके जम गया। अब स्पर्म नहीं आया तो फ्यूज नहीं हुआ, फ्यूज नहीं हुआ तो ग्रोथ नहीं होगी, जब ग्रोथ नहीं होगी तो जो भी हमारे पास ओवम थे वो सारे के सारे ब्लीड के फॉर्म में वेजाइना से गिर जाए। ठीक है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। चलिए, जो भी मैंने यहाँ पे बताया पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, फीमेल कितने का? ये 28 डेज की साइकिल होती है। कितने डेज की साइकिल होती है? 28 डेज की साइकिल होती है। 10 या 12 साल की उम्र से स्टार्ट होती है और 45 की एज में जाके कहीं ना कहीं खत्म होती है। 45 या 50 सबका थोड़ा सा वैरी करता है। ठीक है, तो ओवरी बनती है पहले, ओवरी से ओवम बनता है पहले, उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। वो ओव्यूलेशन थिक लाइनिंग बनाता है। थिक लाइनिंग में जब स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो वो थिक लाइनिंग टूट के ब्लीड के फॉर्म में नीचे गिर जाती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, चलिए ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे से स्लाइड को रोक के आराम से एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनार क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो दैट इज कॉल्ड मेनार, उसको हम मेनार कहते हैं। बीइंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी आने पे एट द एज ऑफ 10 to 12, ठीक है, पहली बार जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम मेनार कहते हैं। ये बिगिनिंग होती है रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ गर्ल की, यहाँ से रिप्रोडक्टिव लाइफ चालू हो जाती है, मतलब यहाँ से प्रेगनेंसी कैन बी अटेम्प्टेड, है ना, ऐसा हो सकता है। इसलिए menstrual stop the permanently when a woman reaches at the age of 40 to 45 to 50, 45 to 50 में मेनोपॉज हो जाता है, मतलब 45 के एज के बाद मतलब इनफर्टाइल हो जाता है, मतलब जो भी लेडीज है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, दैट उसने ओवम बनाना बंद कर दिया, उसकी बॉडी ने ओवम बनाना बंद कर दिया है, तो यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब स्पर्म जाएगा नहीं, ओवम से टकराएगा नहीं, सो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। तो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल इज इन अ वुमन इज कॉल्ड मेनोपॉज, इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। चलिए, बर्थ कंट्रोल क्या है? देखिए, इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए जो पॉपुलेशन है उसका नियंत्रण में होना, उसका कंट्रोल में होना जरूरी है, दैट्स व्हाई लिखा है बर्थ कंट्रोल, ताकि जितना हमारे पास रिसोर्स है उस रिसोर्स को हम अपनी जनता को दे पाए। ठीक है, सो बर्थ कंट्रोल के मेथड क्या है? देखिए, बेसिकली बर्थ कंट्रोल है क्या? जब भी स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होगा तो किसी भी मतलब जो भी है उसका बर्थ हो जाएगा, जो भी मतलब ऑफस्प्रिंग है उसका बर्थ हो जाएगा, मतलब किसी का भी हो। ठीक है, सो इन ह्यूमन ना वी कैन कंट्रोल, कैसे? उसके लिए कुछ बैरियर मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। सो बर्थ कंट्रोल मेथड्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या है? बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहले बैरियर मेथड देख लेते हैं, बैरियर मेथड क्या है। ठीक है, कॉन्डम एंड कैप्स। देखिए, कॉन्डम जो होता है वो मेल यूज करता है, ठीक है, और जो कैप्स होते हैं वो वुमेन्स यूज करती हैं। ठीक है, सो ये क्या होता है? एक बैरियर हो जाता है बिटवीन द स्पर्म। जैसे मान लीजिए मेल ने अगर कॉन्डम यूज किया हुआ है, एट दैट टाइम जो स्पर्म है वो कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा और वो फीमेल के जो ओवम है उसके साथ फ्यूज नहीं होगा। जब फ्यूज नहीं होगा तो बर्थ कंट्रोल तो हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। सिमिलरली कैप्स होते हैं, कैप्स भी सेम पर्पस पे काम करते हैं बट वेयरिंग बाय द वुमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो, हाँ, यहाँ पे एक इनकी खासियत है, जो बैरियर मेथड्स हैं दे प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, मतलब जो भी सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान जो भी बैक्टीरियल या वायरस के थ्रू जो भी इंफेक्शन होगा वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बैरियर मेथड में ये फायदा है कॉन्डम्स और कैप्स का, ये फायदा है। ठीक, एसटीडी नहीं होती, कोई अदर मेथड ऐसी बनी ही नहीं है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से आपको रोक ले। एसटीडी से रोकना सिर्फ कॉन्डम या कैप्स से ही पॉसिबल हो पाता है, किसी और से पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, आईयूसीडी। अब ये क्या होता है? देखिए, कॉपर टी एक मेथड है। कॉपर टी जो है वो फीमेल्स के अंदर कॉपर का जो एक टी शेप बना के इंसर्ट कर दिया जाता है, उनके वेजाइना के थ्रू से उनको ऐसे अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है टू द यूटेरस। ठीक है, ये देखिए मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ आपको इसका। हाँ, ये डायग्राम है, एक सेकेंड। हाँ, ये डायग्राम है इसका। सो यहाँ पर ये जो टी शेप है, ये टी शेप यहाँ पे ये कॉपर का बना हुआ है और ये इसको ना एंटर कर दिया गया है अंदर। ठीक है, जब इसको एंटर किया गया,
सो यहाँ पे जब स्पर्म या वेजाइना से अंदर जा ही नहीं पाएगा तो वहां पे बर्थ कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, मतलब जब फ्यूजन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। कॉपर टी का बस एक दिक्कत है दैट ये प्रोवाइड नहीं करता प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी। ठीक है, तो सिर्फ जो बैरियर मेथड्स हैं वही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचाते हैं, बाकी अदर नहीं बचा पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी केमिकल मेथड है ना, वो कितनी है, दो प्रकार की है। जैसे मान लीजिए स्पर्म और ओवम फ्यूज कर गए, सो देर आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब ओरल पिल्स आती है, उसको खा लीजिए, जो ओवम है वो बनना ही बंद हो जाता है, ओवम नहीं बनता। ओवम नहीं बनेगा तो स्पर्म जाके फ्यूज किसके साथ होगा, जब फ्यूज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, बर्थ कंट्रोल अपने आप हो गया। ठीक है, कुछ वेजाइनल पिल्स भी आते हैं जिसको वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, जो स्पर्म है उसी को किल कर देता है, इसको स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। ये स्पर्मिसाइड्स हैं। स्पर्मिसाइड्स क्या होता है, ऐसी पिल्स जो स्पर्म को ही किल कर दे। तो जब स्पर्म किल हो गए, अगर वहां पे ओवम है भी, सो देयर इज नो इशू, स्पर्म तो किल हो गए, ओवम बच गया, दैट इज इट। जब मीटिंग के दौरान स्पर्म मान लीजिए अंदर रह गया है और अगर हम वेजाइनल पिल यूज कर रहे हैं, कोई भी लेडी वेजाइनल पिल यूज कर रही है, तो वो स्पर्म को किल कर देगा। ठीक है, उसको स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल मेथड्स क्या है, देखिए सर्जिकल मेथड दो हैं, एक वन इज वेजेक्टोमी एंड अनदर वन इज ट्यूबेक्टोमी। देखिए जो मेल्स हैं उनके पास जो वैज डिफरेंस है, जिसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, या तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए या तो उसको काट के अलग कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड वेजेक्टोमी। मतलब जो वेसल है जहां से स्पर्म निकल रहा है, उस डक्ट को ही काट दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए, उसको हम वेजेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो वेजेक्टोमी हेल्प करता है कि जब स्पर्म निकलेगा नहीं तो दैट फ्यूजन नहीं होना है, दैट इज इट। फेम सब आखिरी में वही है, बर्थ कंट्रोल ही हो रहा है। फीमेल में जो ओविडक्ट है, ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू एंड कट बाय द, या उसको कट कर दिया जाता है। दिस प्रिवेंट ओवम एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट, ओवम ओविडक्ट में नहीं आएगा, सो प्रोटेक्टिंग कर देंगे हम इसको ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल में लगभग चैप्टर खत्म है। एक टॉपिक आया है दैट इज सोशल पार्ट की, हाँ फीमेल फोर्टिसाइड नहीं होना चाहिए, लड़कियों जो को छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में ही नहीं मार देना चाहिए। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे पार्ट में ऐसा होता है, इलीगल तरीके से मार दिया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो टर्मिनेशन है ना, जो टर्मिनेट होता है वो पॉसिबल है ना, सर्जिकल टर्मिनेशन होता है, लेकिन उन केसेस में होता है जहां पर जो मदर है और जो बच्चा है उसकी जान को अगर खतरा है तो 8 वीक के पहले ही टर्मिनेशन कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, लीगल प्रोसेस है। लेकिन कुछ लोग को जब पता लगता है कि हम बेटी होने वाली है, उनको बेटी नहीं चाहिए, तो वहां पे फीमेल फोर्टिसाइड कर देते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या, उसको हिंदी में कहते हैं। तो पेट के अंदर ही या गर्भ के अंदर ही बच्चियों को मार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक, चलिए अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड। अच्छा, इलीगल किलिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड इज reduced by the number reducing the number of girls drastically in the society in our country। हमारी कंट्री में बहुत सारी जो नंबर ऑफ गर्ल्स की क्वांटिटी है उनको कम कर दिया जा रहा है इस चीज को लेकर, और जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडीज क्या होती हैं। देखिए कुछ बीमारियां जो ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में चली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स। तो गोनोरिया और जो सिफिलिस है बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, और जो एड्स है ये एक प्रकार के वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, सो एक मिनट ना, एक मिनट, बैक्टीरिया। तो गोनोरिया, सिफिलिस आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कॉज होता है। एड्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, सो यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एक प्रकार का वायरस है जो कि एड्स बीमारी को मतलब ऐसे लाता है। बट एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है इसमें, कि जो इंसान है उसका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ड्यू टू दिस। ठीक है, और ये कब कैसे ट्रांसमिट होता है, बहुत सारे रीजन से कैसे ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए ब्लेड जो यूज कर रहे हैं उससे हो जाता है, सिरिंज जो यूज कर रहे हैं उससे होता है, और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से तो होता ही है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है तो उससे आपको भी हो जाएगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम पूरा खत्म कर देता है, एट द एंड धीरे 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 इंसान खत्म ही हो जाता है, उसका कोई आज तक भी कोई ऐसे प्रूफ इलाज नहीं है ना। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहीं पर चैप्टर एंड होता है। बहुत मजा आया इस चैप्टर को पढ़ के।
आगे आने वाले चैप्टर्स भी इसी तरीके से देखते रहिएगा।